I welcome you all to CATG's online class. Today we are studying chemical kinetics, lecture number 15th. बच्चों अभी तक जो हमने एसेंशियली जो सार है, जितना पढ़ाई किया है उसका सार वो ये है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए से बन रहा है एक प्रोडक्ट पी, कोई दिक्कत? तो ए से एक प्रोडक्ट पी बन रहा है और यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। ऐसा आपको अनुभव है लिखने का? इसको बोलते हैं हम लोग एक nth ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, जिसमें आप लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n, ये एक्सप्रेशन क्या बताता है? तो दरअसल ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? हाँ करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करेगा n के वैल्यू पर। जैसे n का वैल्यू अगर 1 है तो तुम बोल सकते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख दो डायरेक्टली उसको। तुम बोलोगे रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे, 3 गुना करोगे तो रेट 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, मान लो अगर n का वैल्यू 2 हो जाए तो k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर। अब ये बताता है कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना किए तो रेट 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 गुना किया ना तो 2 गुना का स्क्वायर हो जाएगा, तो रेट 4 गुना हो जाएगा। तो n का वैल्यू बताता है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड किस तरीके से करता है। ठीक है? कोई बोलेगा मेरे पास एक ऐसा रिएक्शन हम ढूंढ के लाएंगे जिसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, लेके आओ जो ढूंढ के, कोई दिक्कत नहीं। हम बोल देंगे वो रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है हर जगह। तो ये फॉर्मूला बताता है रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और एक बात बताता है, ये बताता है रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन के का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, के का वैल्यू कम होगा तो रेट कम होगा। और के एक कांस्टेंट है और के का वैल्यू डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये इक्वेशन ये भी बताता है कि रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता था, और कॉन्सेंट्रेशन को चेंज वगैरह करके देखते थे। यहां पर हम लोग n का वैल्यू 1 2 मान करके इंटीग्रेट वगैरह करते थे कुछ, यानी कि रेट का जो ए पर डिपेंडेंस था उससे रिलेटेड हम लोग एनालिसिस कर रहे थे अभी तक। आगे का एनालिसिस होगा रेट का डिपेंडेंस के पर किस तरीके से है और के का डिपेंडेंस टेम्परेचर पर किस तरीके से है, यानी रेट किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर। तो ये हेडिंग डाल दोगे, आज के कहानी का ये शीर्षक है। क्या है शीर्षक? डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर रेट का डिपेंडेंस। ठीक है, तो अब ये सब हम मिटा दें। तो देखो बच्चों, साइंस में कोई भी डिस्कवरी होता है ना, कोई भी खोज होता है तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट किया गया कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो कई दशकों तक, कई साल तक तो ऐसा रहा कि एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसका रिजल्ट तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों होता है इसे, उसका रीजन समझ में नहीं आया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आया था जब टेम्परेचर और रेट का आपस में इंटर रिलेशन चेक कर रहे थे। ठीक है, तो देखा गया कि अगर किसी रिएक्शन का रेट
अगर x है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर तुम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखा गया कि ये रेट जनरली 2x 2 गुना हो जाता है, या फिर कभी कभी 3 गुना भी हो जाता है, 2x और 3x हो जाता है, या कभी 2.5 गुना 2.5 गुना हो जाता है। लेकिन ये देखा गया ओवरऑल 2 से 3 गुना तक रेट बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर को तुम 10 डिग्री बढ़ाओगे। कोई दिक्कत? और फिर 10 डिग्री बढ़ा दो और फिर से आगे 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जैसे टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाए, अब ये 20 से 30 वाली बात नहीं है, ये 30 से 40 बढ़ाओगे तो भी जो रिएक्शन जो पहले का रेट होगा उससे 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे अगर मान लो कोई रिएक्शन 10 डिग्री बढ़ाने से 2 गुना ही होता है, तो क्या होगा? अगर 20 डिग्री पर रेट है x, तो 30 डिग्री पर रेट हो जाएगा 2x, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट हो जाएगा 2x का फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट हो जाएगा 2x इंटू 2, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन दुगुना होता है रेट उसका, तो वो हर एक 10 डिग्री बढ़ते बढ़ते दुगुना होता चला जाता है, और कोई रिएक्शन का रेट अगर 3 गुना होता है तो हर एक 10-10 डिग्री पे वो बार बार 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ता जाता है, बार बार वो 3 गुना होता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑब्जर्व किया गया जनरल बातें। तो यहां से एक टर्म यूज किया गया और इस ऑब्जर्वेशन को टैबुलेट मतलब फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या टर्म? एक टर्म डिफाइन किया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का सिंबल हम लोग आगे यूज करने वाले हैं टीसी। एक टर्म यूज किया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट जो बताता था कि 10 डिग्री अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 2.5 गुना होगा। कितना गुना रेट बढ़ेगा वो कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि अगर 10-10 डिग्री बढ़ाने से रेट तुम्हारा 2 गुना होता चला जाता है तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा 2। अगर 10-10 डिग्री बढ़ाने से रेट 3 गुना होता जाता है तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा 3। क्लियर है? तो इसको पहले एक बार डिफाइन कर लोगे, ये सब अभी नहीं लिखोगे, पहले डेफिनेशन लिख लोगे टेम्परेचर कोफिशिएंट का, और फिर क्या लिखना है वो हम तुम्हें बताएंगे। तो लिखो पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट का डेफिनेशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द नंबर, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द नंबर which indicates, temperature coefficient is the number which indicates how many times, कितना गुना, how many times the rate of a reaction will increase, एक रिएक्शन का रेट कितना गुना इंक्रीज करेगा। ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है ना? how many times the rate of reaction will increase, it indicates the number, sorry, temperature coefficient is a number which indicates how many times the rate of a reaction will increase if temperature is increased by 10 degree centigrade. If temperature is increased by 10 degree centigrade, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ वैल्यू है, इस रेट में तुम कितना गुना मल्टीप्लाई करोगे कि रेट हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाए T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी रेट है उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट से अगर तुम गुना कर दोगे तो मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन एट T प्लस 10 डिग्री। इससे 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर पर जो रेट होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? ये फॉर्मूला लिख लोगे, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
क्वेश्चन है बच्चों, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज x at 20 degree centigrade. The rate of reaction is x at 20 degree centigrade. Then calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction at 60 degree centigrade if temperature coefficient is 2. एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, यानी हर एक 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रेट होगा। जल्दी से एक बार तुम लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर हम जो सोल्यूशन बताएंगे वो लिखोगे तुम लोग। तो देखो क्या है कि कैसे सॉल्व करना है तुम्हें इस क्वेश्चन को। तो एक्स रेट कब है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अभी तुम्हें क्या करना है, इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तुम किस टेम्परेचर पर पहुंच जाओगे, तुम पहुंच जाओगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और तुम्हारा रेट हो जाएगा 2 इंटू एक्स। कोई दिक्कत? तुम इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दो, प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम पहुंच जाओगे 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर और रेट कितना हो जाएगा, इससे पहले जितना था उसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 2x इंटू फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई दिक्कत? तो ये 4x हो गया। अब 40 से तुम जाओगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ा दिए तो तुम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गए। अभी जितना रेट है उसका 2 गुना और हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं 2 इंटू 2x। यहां पर भी हमें और सुंदर तरीके से लिखना चाहिए था। यहां पर भी तुम लिख सकते हो 2 इंटू x। कोई दिक्कत? अब 50 से अगर तुम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दो, प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम चले गए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और रेट कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 3 4 इंटू x। कोई दिक्कत बच्चों? और यहां से तुम्हारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4x, जिसको तुम बोल सकते हो 2 टू द पावर 4 हो गया तुम्हारा 16x। कोई दिक्कत? तो ये तो तुम्हारे पास एक बहुत आसान तरीका है कि 10-10 डिग्री बढ़ाते चले जाओ और फिर रेट कैलकुलेट करते चले जाओ कितना आएगा। एक सिंपल भी तरीका है। वो क्या तरीका है? तो देखो ये है तुम्हारा रेट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टेम्परेचर पे है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि तुम्हारा टेम्परेचर T2 है। इसको मान लेते हैं टेम्परेचर T2। और ये है रेट तुम्हारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मान लेते हैं टेम्परेचर T1। तो अगर तुम्हें रेट एट टेम्परेचर T2 निकालना हो और रेट एट टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, T1 टेम्परेचर पे रेट था x, T1 टेम्परेचर पे जो भी रेट है उसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, x में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? तो T1 टेम्परेचर पर जो भी रेट था उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, क्योंकि 2 है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें टेम्परेचर कोफिशिएंट से। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है? तो जितनी बार तुम 10-10 बढ़ाओगे, एक बार 10 बढ़ाए तो एक बार टेम्परेचर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ, दोबारा 10 बढ़ाए तो फिर से टेम्परेचर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ, तिबारा 10 बढ़ाए, थर्ड टाइम तीसरी बार जब हम 10 बढ़ाए फिर से तीसरी बार टेम्परेचर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ, चौथी बार 10 बढ़ाए, चौथी बार टेम्परेचर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ।
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट से जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उतना पावर हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट से 4 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो टेम्परेचर कोफिशिएंट टू द पावर 4 हो गया फाइनल आंसर में। तो यहां पर भी टेम्परेचर कोफिशिएंट टू द पावर जितनी बार मल्टीप्लाई करना है और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो जितने बार तुम 10-10 डिग्री बढ़ाते हो उतने बार मल्टीप्लाई करना है। अब तुम बोलोगे 10-10 डिग्री कितने बार बढ़ाएंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? तो 10-10 डिग्री कितने बार बढ़ाओगे ये निकालने का तरीका है T2 माइनस T1 बाय 10। देखो T2 क्या है तुम्हारा 60, कोई दिक्कत, माइनस T1 कितना है 20, 60 माइनस 20 40, 40 बाय 10, यानी कि 4 बार 10-10 डिग्री बढ़ाए थे। देखो 4 बार बढ़ाए क्या, 1 2 3 और 4। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला टाइप का ही बन गया। देखो बच्चों, इसको चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका तो तुम्हारे पास है ही, ऊपर वाला जो तरीका है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कहीं कहीं बड़ा आसानी से काम हो जाता है। याद नहीं रहे फॉर्मूला तो इस तरीके से सॉल्व करोगे बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाओ, इसको मिटा देते हैं हम। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज R at 20 degree centigrade, then calculate the rate of reaction at 35 degree centigrade if temperature coefficient is 3। जल्दी से सॉल्व करोगे बच्चों, और फिर एक बार सॉल्व हो जाए तो फिर हम जो सोल्यूशन बनाएंगे उसको देख लेना। तो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कितना है, R है। इससे बढ़ाना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेट कितना हो गया, R में मल्टीप्लाई कर देना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट से, तो 3 इंटू R हो गया। कोई दिक्कत, कितना टेम्परेचर तक तुम पहुंच गए, तुम पहुंच गए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला फिर से तुम्हें 10 डिग्री बढ़ाओगे तो पहुंच जाओगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन तुम्हें कहां तक पहुंचना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंचना है। कोई दिक्कत? तो 35 यानी कि 10 डिग्री नहीं बढ़ाना है, 10 का आधा बढ़ाना है, 10/2 डिग्री ना, 10 का आधा बढ़ाना है, 5 ही डिग्री बढ़ाना है, तो तुम पहुंच जाओगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो एक बार तुम बढ़ाए 10 डिग्री, दूसरी बार 10 का आधा ही बढ़ाए, तो जब एक बार 10 डिग्री बढ़ाए तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 बार 10 बढ़ाते तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पावर 2 से मल्टीप्लाई करते। एक बार के अलावा आधा बार ही 10 बढ़ाए, यानी 1.5 बार तुमने 10 बढ़ाया टोटल, तो तुम फाइनली क्या करोगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर 1 से पहली बार मल्टीप्लाई कर चुके थे, अगली बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर 0.5 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तुमने आधे बार ही 10 बढ़ाया है। ये आंसर आ गया, यहां से आंसर आ गया 3 टू द पावर 1.5 R। बेसिकली ये हो गया 3 टू द पावर 3/2, यानी कि 3 का क्यूब का रूट अंडर R, यानी कि रूट 27 R। देखना R रूट के अंदर में नहीं है, R रूट से बाहर है, ठीक है ना। या एक दूसरा तरीका है, रेट एट टेम्परेचर T2। T2 टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, T2 है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेट एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू रेट एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर T2 माइनस T1 बाय 10। T2 है 35 माइनस T1 है 20/10। ये देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट है R, और उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 3, और 35 में से 20 गया 15/10 1.5। तो यहां से भी सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखने से एक एडवांटेज मिलता है आपको, कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि एक बार 10 बढ़ाए या आधा बार 10 बढ़ाए। यहां पर अब तुम कोई भी टेम्परेचर रख सकते हो,
20 डिग्री पे कर दिया हुआ है तो तुम 31 डिग्री पर भी निकाल सकते हो। यहां पर अगर 31 डिग्री के लिए निकालोगे तो थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो जैसे 5 डिग्री बढ़ाए थे तो हम मान लिए कि आधा बार बढ़ाए, 31 डिग्री पूछ दे, 33 डिग्री पूछ दे, 32 डिग्री पूछ दे, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा एडवांटेजियस है, इसको ध्यान रख लोगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये जो फॉर्मूला था ये तो एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट निकाला गया था, इसी को थ्योरेटिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है। दुनिया में जो भी रिएक्शन होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से उसका स्पीड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इस बात को प्रूफ करने के लिए या इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आर्नियस नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी दिया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आर्नियस थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी लिखोगे, हेडिंग डाल दोगे आर्हेनियस थ्योरी। आपने आर्हेनियस के बारे में पहले भी सुना है ना, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, हम लोग देखा जाए एक बार आर्हेनियस थ्योरी। इसको कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। आर्हेनियस थ्योरी या फिर कोलिजन थ्योरी या फिर आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। एक रिएक्शन के मदद से हम लोग इस थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक रिएक्शन है A प्लस ए बी और इससे बन गया मान लो A2 प्लस बी। आर्हेनियस मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो मॉलिक्यूल को देखना स्टार्ट करते हैं और मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो बोलते हैं कि मान लो A नाम का एक मॉलिक्यूल था और AB नाम का एक अलग मॉलिक्यूल था। कोई दिक्कत बच्चों? और यहां पर A2 नाम का एक अलग मॉलिक्यूल हो गया और प्लस B नाम का एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, ठीक है। आर्हेनियस का कहना बहुत ही सिंपल है। उसका कहना है कि जब ये रिएक्शन हुआ है तो क्या हुआ, ये देखो, ये A और ये B के बीच का बॉन्ड टूट गया। देखो टूट गया ना, ये वाला A को हम स्टार बना देते हैं, जैसे देखो ये A को बना दिया स्टार। तो स्टार A और B के बीच में एक बॉन्ड था, स्टार A और B के बीच का बॉन्ड टूट गया है और ये जो A और A स्टार के बीच एक बॉन्ड बन गया है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, पुराने कुछ बॉन्ड्स टूट जा रहे हैं और नए कुछ बॉन्ड्स बन जा रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है कैसे टूटेगा या फिर ये बॉन्ड कैसे बनेगा, इस बात पर चर्चा करते हैं आर्हेनियस। तो उनका कहना है कि ये जो एक मॉलिक्यूल है A, ये एक मॉलिक्यूल है AB, ये मॉलिक्यूल घूम रहे होते हैं एक कंटेनर के अंदर और ये A वाला मॉलिक्यूल इसके साथ टकराता है और जब टकराता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है उस टक्कर के कारण। ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड आपस में बन जाता है, A और A का बॉन्ड। कुछ पुराने बॉन्ड टूटे, कुछ नए बॉन्ड बन गए। कोई दिक्कत? तो अब देखो, लिखो, इतना डायग्राम बना लोगे ये और इसके बाद लिखोगे आर्हेनियस थ्योरी जो कोलिजन स्टेट थ्योरी है इसके पोस्टुलेट्स। एक एक करके बात किया जाएगा। पोस्टुलेट्स मतलब आर्हेनियस क्या एज्यूम करते हैं, वो क्या मानते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा होगा। वो जो मानते हैं उनके मान्यता को देखा जाए और फिर उसके बाद वो अपने उनके अंदर जो थॉट है उस थॉट से वो प्रूफ कर देंगे फाइनली कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है, ठीक है। पहला इनका पोस्टुलेट है कि द केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू collision between reactant molecules, collision between reactant molecules। और उसी लाइन में लिखोगे पहले पोस्टुलेट में आगे,
only those collisions which are effective, only those collisions which are effective, effective, only those collisions which are effective results into the formation of product, results into the formation of product. वही कोलिजन जो इफेक्टिव हैं, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, वही कोलिजन जो इफेक्टिव हैं उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ओनली दोज कोलिजन्स विच आर इफेक्टिव रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा कोलिजन इफेक्टिव है, तो उसके लिए वो लिखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट. दूसरा, पहला तो हमने बात कर लिया है कि कोलिजन होना चाहिए. दूसरा है कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है. तो बोलते हैं कि उसी कोलिजन को इफेक्टिव माना जाएगा. लिखो, एन इफेक्टिव कोलिजन must have two criteria. An effective collision must have two criteria. Effective collision के लिए दो क्राइटेरिया होना ही चाहिए. वो दो क्राइटेरिया क्या है? वो दो क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया लिखोगे ए करके से लिखोगे, ए एंड बी. पहला क्राइटेरिया है कि कोलिजन शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन. कोलिजन शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन. कोलिजन शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन. ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, इसको समझा जाए. प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है, जैसे अगर अब तुम यहां पे लिखोगे इसके एक्सप्लेनेशन में कि ए प्लस ए बी से अगर बनाना है A2 प्लस बी, तो ए को ए के सामने ऐसे टकराना पड़ेगा, ऐसे. ये इफेक्टिव कोलिजन है. यानी कि इस दोनों में बॉन्ड बनना है ना, तो इस दोनों को आमने सामने रहना पड़ेगा टकराते समय. अगर टकराते समय ए जो है इधर से आ गया तो ये इफेक्टिव नहीं कहलाएगा. क्लियर है ना? वो इफेक्टिव नहीं कहलाएगा. कोई दिक्कत? तो इफेक्टिव कोलिजन मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए. और दूसरा कि देखो, कोलिजन जब भी करेगा, मान लो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो भी गया, तो भी क्या ये मान लो टकराया, तो ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है, क्या उस बॉन्ड को ये वाला ए तोड़ पाएगा? इस बात की गारंटी है? ये दोनों अलग अलग ए है, इनका नाम अलग अलग देते हैं. ये स्टार ए है, ठीक है ना, ये वाला स्टार ए है तुम्हारा. तो ये जो स्टार ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ये वाला ए तोड़ पाएगा क्या? तोड़ पाएगा तभी तो रिएक्शन होगा. पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा कैसे? तो पुराना बॉन्ड तोड़ने के लिए ये जो मजबूती से बॉन्ड होगा ना, जैसे मान लो कि ये दोनों, ये तुम्हारा एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, ये मजबूती से यहां चिपका हुआ है, फेविकॉल से चिपका दिया मान लो. तो अगर फेविकॉल से चिपका दिया जाएगा तो तुम इसको, कोई चीज आया इससे टकरा, ये वाला आया और इससे टकरा गया, तो बॉन्ड तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा, है कि नहीं? बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आएगा ना उसको जोर से टकराना पड़ेगा. समझ गए? तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए मतलब जोर से टकराना पड़ेगा. जोर मतलब एक सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए टकराने के लिए. उससे कम अगर एनर्जी हुआ तो टकराने से कोई फायदा नहीं होगा. तो वो जो सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. तो दूसरे पॉइंट में, बी पॉइंट में तुम लोग लिखोगे
only those molecules which have sufficient amount of energy, ब्रैकेट में लिखोगे called activation energy, which have sufficient amount of energy called activation energy, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे एक्टिवेशन एनर्जी लिख करके, only those molecules which have sufficient amount of energy can lead to the formation of product during collision, वो जो सफिशिएंट एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 पोस्टुलेट के बारे में बात किए हैं, अब हम लोग तीसरे पोस्टुलेट और अंतिम पोस्टुलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो थर्ड पोस्टुलेट क्या है? वो बोलता है थर्ड पोस्टुलेट में कि देखो ये ए बी का बॉन्ड टूटा है और ये ए और ए का बॉन्ड बना है, यानी ए स्टार बी का बॉन्ड टूटा, ए और ए स्टार का बॉन्ड बना है। तो अब मेरा कहना है कि रिएक्टेंट में ए और बी के बॉन्ड पूरा बना हुआ था, प्रोडक्ट में ए स्टार बी का बॉन्ड रिएक्टेंट में पूरा बना हुआ था, प्रोडक्ट में ए स्टार बी का बॉन्ड पूरा टूटा हुआ था। ठीक है ना? वैसे ही रिएक्टेंट में ए और ए स्टार का बॉन्ड पूरा टूटा हुआ था और प्रोडक्ट में पूरा बना हुआ है। तो बीच में क्या एक ऐसा स्टेट आया होगा जहां पर ये काम चल रहा होगा, ये काम हो रहा होगा। अभी देखो इधर एक अलग स्टेट है, यहां पर काम होने के बाद फाइनल का ये स्टेट है, बीच में एक स्टेट होगा जहां पर ये काम चल रहा होगा। यानी कि काम चल रहा होगा का मतलब क्या है, ये ए जो है धीरे धीरे ए स्टार से बॉन्ड बना रहा होगा। स्टार मतलब इस ए को इंडिकेट करने के लिए एक स्टार लगा दिया हमने, और ये वाला ए स्टार और बी का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा। तो ये है बच्चों एक ऐसा स्टेज से गुजरता होगा ये वाला रिएक्शन। हालांकि आर्रेनियस इस स्टेज को आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंट में देख नहीं पाए कभी भी कि क्या ऐसा सही में होता है, गुजरता है उसने, लेकिन माना कि अगर अभी एक्स था, जैसे मान लो ये पेन है, अभी ये पेन में अभी इंक है, थोड़ी देर के बाद इंक खत्म हो जाएगा, तो एक ऐसा स्टेज होगा ना बीच में जब इस इंक खत्म हो रहा होगा। तो वही है कि आर्रेनियस मानते हैं कि एक स्टेज आया होगा जहां पर पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड्स बन रहे होंगे। इस स्टेट को आर्रेनियस बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब बदलाव वाला स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और आर्रेनियस के अनुसार ये जो स्टेट है वो बोलते हैं कि ये स्टेट होता होगा, लेकिन हमने इसकी पुष्टि नहीं की, हमने इसको एक्सपेरिमेंट में कभी नहीं देखा। तो आर्रेनियस के लिए ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्टेट है। ठीक है ना, उन्होंने इमेजिन किया कैसा होता होगा, पर चूंकि इस स्टेट में जो बॉन्ड्स हैं वो आधे बने हुए आधे टूटे हुए बॉन्ड है, बहुत कमजोर बॉन्ड है, तो ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। अगर ये बनता भी होगा तो कैसा होता होगा? हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल यानी कि ये एकदम एक क्षणिक, एक पल मात्र के लिए, एक मोमेंट मात्र के लिए बनेगा और तुरंत ये डिस्ट्रॉय हो जाता होगा। यानी कि ये मोमेंट मात्र के लिए ऐसा बनता होगा और रिएक्टेंट फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो ये एक हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। तो इसको आर्रेनियस कैसे थियरी में लिखते हैं? पहले लिख लो स्टेटमेंट, फिर ये डायग्राम बना लेना। आर्रेनियस का कहना है when reactant collides effectively to form product, when reactant collides effectively to form product, when reactants collide effectively to form product, an imaginary or hypothetical state called transition state, an imaginary hypothetical state called transition state must be formed
formed, must be formed in which older bonds are half broken, older bonds are half broken, ये आधा टूटा हुआ है, and newer bonds are half formed, ये बॉन्ड आधा बना है, पूरा नहीं बना है अभी तक. older bonds are half broken and newer bonds are half formed. क्लियर है? अब इसके नीचे लिखोगे, नोट करके लिखोगे, ये पोस्टुलेट में नहीं है, पोस्टुलेट तो खत्म हो गया, नोट करके लिखोगे, द ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल एंड कैनॉट बी आइसोलेटेड. मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन कर रहा है तो तुम इसको आइडेंटिफाई करके माइक्रोस्कोप से देख करके पकड़ के निकाल सकते हो. ये कब बनता है और कब डिस्ट्रॉय हो जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता है कभी. और ये अभी तक हमारे लिए कैसा बना हुआ है? इमेजिनरी स्टेट बना हुआ है, हाइपोथेटिकल स्टेट है, हाइपोथेटिकल स्पीसीज है. ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल है और उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है बच्चों. ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कि ये जो 3 मेन पोस्टुलेट्स लिखे हम लोग आरएनएस का, इन पोस्टुलेट्स का से हम लोग कैसे पहुंचेंगे और कैसे निकालेंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में. ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक. थैंक यू वेरी मच.